Good evening, friends. So, welcome to my channel. So today, as you all know, that we are taking our national income of class 12. And कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर 2 का बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमारा सेकेंड चैप्टर है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन नेशनल इनकम में. So, कल हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. गॉट इट. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंस. सो नॉर्मल रेजिडेंस का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंस में आते हैं, कौन नहीं आते हैं. तो आज कोशिश करेंगे इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की. सो नॉर्मल रेजिडेंस बेसिकली है क्या? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो नॉर्मल रेजिडेंट हम बोलते वो हैं, उन लोगों को बोलते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो जो कि उस कंट्री में रह रहा हो, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए लाई करते हैं, ठीक है. सो कहने का मतलब है कि जिससे मैं डिफाइन करूं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो जो रेफर्स टू an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. So बार बार इस वर्ड का यूज हो रहा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता होना चाहिए. मतलब अगर मैं बात करूं कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दो चीज़ों को हमें स्पेशली ध्यान रखना है जब हम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं. तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. नंबर वन इज कि जो रेजिडेंट है, द रेजिडेंट, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वो लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए. दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, जिसको हम अगर हिंदी भाषा में बोलें तो कमाना, खर्चना और इकट्ठा करना, जिसको हम बोलते हैं पैसे को कलेक्ट करना. एक्यूमुलेशन ये उसी कंट्री के लिए होना चाहिए जहाँ पर वो रह रहा है, वही होना चाहिए. सो दो चीज़ें अगर हमारी एग्जिस्ट करती हैं तो वो पर्सन हमारा जो है वो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाता है. यानी एक पहली चीज़ तो वो जो है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए. दूसरा उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन जो है वो उसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पर वो रह रहा है. पर इसके अलावा अब हम क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट में जिनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं. तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रही हूँ. फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड under the category of normal residents, जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट
वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। सपोज आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने, मेडिकल का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप सपोज अमेरिका जा रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो क्या आप वहाँ के रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं, वहाँ के आप रेजिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास जो है वीज़ा जो है वो कहाँ का है, आपके पास पासपोर्ट जो है वो कहाँ का है, आपके पास पासपोर्ट तो इंडिया का है ना। तो आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स कैसे हो जाएंगे? तो आप, क्योंकि आपको थोड़े दिन बाद वापस भी आना है, बिकॉज घूमने के लिए आप, ये तो है नहीं कि 1 ईयर मोर देन 1 ईयर के लिए आप जा रहे हैं, आप वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी से। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ। ऑफ एम्बेसी, मैंने एम्बेसीज की बात की थी, जिसमें मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में बताया था एम्बेसीज में क्या होता है। एम्बेसीज का जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स of a foreign country located in the given country। So यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ जो फॉरेन स्टाफ है, एम्बेसीज में जो स्टाफ काम करता है, जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो डिप्लोमेट्स काम करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं हमारी आर्म फोर्स के, अगर सपोज आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, तो वो वहीं के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। अब आपकी इंडिया में कोई सपोज फ्रांस की, जापान की, अमेरिका की एम्बेसी है, तो उसमें जो लोग स्टाफ लोग जो काम कर रहा है वो रेजिडेंट्स कहाँ के होंगे? तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, इनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। गॉट इट? नंबर 3, so point number 3 is international organizations। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने कल भी बताया था, लाइक यूएनओ है, WHO है, इनके अंदर जो लोग, यानी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। एक्चुअली ये उस कंट्री में जहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं होते हैं, दे आर ट्रीटेड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। बिकॉज मैंने कल डोमेस्टिक टेरिटरी में भी यही चीज़ बताई थी, आज मैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में भी यही चीज़ बता रही हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग, जैसे WHO है या UNO है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं होंगे, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो वहाँ के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। सो दिस इज द 3rd पॉइंट, जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है। नंबर 4, अब आती है बात उसमें जो लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो कैसे कंसिडर होंगे? ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज अमेरिकन, एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस। ठीक है, एक अमेरिकन है जो वर्क कर रहा है
यूएनओ ऑफिस में, पर वो यूएनओ ऑफिस जो है वो लोकेटेड है इन इंडिया। ठीक है, वो इंडिया में लोकेट कर रहा है, तो क्या ये जो है वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा? नहीं, ये अमेरिका का अमेरिकन रेजिडेंट ही रहेगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, if the employee are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident of the country in which such institutions are located. So यहाँ पर वो 1 year वाला फंडा काम करता है कि अगर ये 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह लेते हैं, then they become the resident of India. ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, more than 1 year. बट अब यहाँ पर ही एक मैंने कल भी बताया था कि आज मैं आपको रेजिडेंट और सिटीजनशिप में डिफरेंस बताऊंगी। तो रेजिडेंट तो हो जाएगा ये इंडिया का, बट सिटीजन कहाँ का रहेगा? अमेरिका का ही सिटीजन रहेगा। तो एक पर्सन एक ही टाइम पे किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन और किसी दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। सो गॉट इट? सो दिस इज द 4th पॉइंट। नाउ 5th पॉइंट, जिनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं, crew members of foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers। यहाँ पर भी वही फंडा काम करता है। ठीक है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो वहीं के रेजिडेंट्स होते हैं, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो 1 year वाला फंडा काम करेगा। इफ दे रिजाइड मोर देन 1 year, देन दे बिकम द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर दे ऑपरेट्स। ठीक है, मोर देन 1 year पे। नाउ 6th पॉइंट, बॉर्डर वर्कर। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको समझा दूँ कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। दिस इज़ द बॉर्डर लाइन। इस बॉर्डर लाइन से इधर जो है वो इंडिया है और इधर जो है वो पाकिस्तान है। ठीक है, सो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लो या कहीं की भी आप बात कर लो, एक व्यक्ति जो है वो इंडिया में रहता है बिकॉज ये इंडिया का ही रेजिडेंट है, पर ये जॉब करने बॉर्डर पार करके जा रहा है और अगले दिन मतलब उसी दिन शाम को वापस भी आ रहा है, मतलब बिकॉज काम करके वापस भी आना है, क्रॉस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री। दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जा रहा है, तो दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर ही लिव, नॉट वेयर ही वर्क। बिल्कुल भी नहीं, वो रेजिडेंट कहाँ का होगा? इंडिया का होगा, भले ही वो, क्योंकि उसकी अर्निंग कहाँ है? अर्निंग तो यहाँ पर है, लेकिन उसकी स्पेंडिंग, उसकी एक्यूमुलेशन कहाँ के लिए है? इंडिया के लिए। सो गॉट इट? दीज आर 4 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 4 नहीं सॉरी 6 पॉइंट्स, जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि हम किसको एक्सक्लूड करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। इन 5-6 पॉइंट्स को आपने अपने माइंड्स में रखना है। वो 5-6 पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट था फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जिसको मैंने बताया आपको। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स जो हैं उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी से हटा कर रखते हैं, भले ही वो बीमार हैं, पढ़ने जा रहे हैं या क्या है, तो वो भी रेजिडेंटशिप में नहीं आते हैं। फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, मेंबर्स, ये भी जो है जिस कंट्री में लोकेट होते हैं वहाँ पर नहीं, वहाँ के रेजिडेंट हो जाते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं के वो रेजिडेंट्स रहते हैं। ठीक है, बट मोर देन 1 year वाला फंडा प्लीज़ कीप इन योर माइंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूएनओ है, चाहे वो WHO है या जो भी है, ये वहाँ के रेजिडेंट होते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ना कि जहाँ पर वो जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर 4th पॉइंट मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, बट वो 1 year का जो फंडा है, जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर मोर देन 1 year है तो वो वहाँ के रेजिडेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि एक अमेरिकन है, यूएनओ ऑफिस में काम करता है
और वो लोकेट कहाँ पर है, इंडिया में है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का बन होगा। लेकिन अगर वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह जाता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्रू मेंबर्स के बारे में मैंने बताया, फिर बॉर्डर वर्कर्स के बारे में बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि आज मैं आपको एक सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस भी बताऊंगी। सो सिटीजनशिप पहले होती क्या है, हमें ये समझना है। सिटीजनशिप का मतलब है जो बाय बर्थ हमको मिलती है, हम जहाँ पर पैदा होते हैं वहाँ के सिटीजन कहलाते हैं। रेजिडेंट्स जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, रेजिडेंटशिप तो चेंज होती रहती है बिकॉज ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आपको इसके डिफरेंस के बताऊँ। ये सिटीजनशिप जो होता है वो बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। बाय बर्थ एक पर्सन जहाँ पर पैदा होता है वहाँ का वो सिटीजन माना जाता है। कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस के थ्रू आप सिटीजनशिप चेंज कर सकते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, अदनान सामी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप चेंज की है। अब हम इंडिया की भी बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप को भी आप 2 तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं इंडिया की। सबसे पहले तो जो इंडिया में पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाती है। दूसरा, एक पर्सन कोई बाहर भी अगर इंडिया के बाहर भी अगर कोई पैदा होता है तो उसके लिए भी इंडियन लॉ में जो है कुछ ऐसी कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप एक इंडियन सिटीजनशिप को होल्ड कर सकते हो, ले सकते हो। सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप, सो जो डिफरेंस कहलाएगा वो ये कहलाएगा कि सबसे पहला जो डिफरेंस है कि ये एक इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट कहलाता है। लीगल मतलब लीगल इन द सेंस बिकॉज इट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। बट जो रेजिडेंटशिप होती है ये इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट किस लिए कहलाते हैं, इसको किस लिए कहते हैं, बिकॉज ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं ही हूँ या आप ही हैं, आप किसी कंट्री में जाके वर्क करने लग जाते हैं तो यू आर द अकॉर्डिंग टू लीगली आप इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन अगर आप मोर देन 1 ईयर कहीं बाहर जाके किसी कंट्री में काम करते हैं तो आप वहाँ के रेजिडेंट्स कहलाते हैं। सिटीजनशिप नहीं चेंज हो रही है, सिटीजन आप इंडिया के ही हैं बट आप रेजिडेंट वहाँ के बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप मोर देन 1 ईयर काम करें तो फिर आप इंडिया के ही रेजिडेंट कहलाएंगे और इंडिया के ही सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर जा रहे हैं तो फिर आपका रेजिडेंटशिप, बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अर्निंग, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 चीज़ें होनी चाहिए, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन। नाउ अगर मैं दूसरी बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है और ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप जो है वो कैसे हमें मिलती है, सबसे पहले तो बाय बर्थ हम किसी भी कंट्री के सिटीजन हो जाते हैं और उसके बाद लीगल प्रोविजंस भी हैं इंडिया में, लीगल प्रोविजंस के थ्रू भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट्स की बात करूं तो एन इंडिविजुअल, अगर मैं सेकेंड पॉइंट में लिखूं तो एन इंडिविजुअल is a normal resident of a country if he or she resides in the country, यानी वो जिस कंट्री में रह रहा है, resides in the country for a period मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा, तो फिर आपका जो है, बिकॉज आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री के लिए हो जाएगा, अर्निंग, स्पेंडिंग्स, एक्यूमुलेशंस दूसरी कंट्री के लिए हो जाएंगे, तो वहाँ पर फिर वो रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। अ चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउएवर ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन नहीं है क्योंकि बाय बर्थ वो चाइनीज है, चाइना में पैदा हुआ था, एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अ पर्सन कैन बी, मैं यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों पे आपको लिख के बता देती हूँ,
आप इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ one country and at the same time a resident of another country. Got it? So ये मार्क करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने दिमाग में। सो आप बड़े इजीली नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, सिटीजनशिप है या नहीं है, उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। सो अब मैं आपसे तो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो रेजिडेंट है या मतलब आपकी इंडियन रेजिडेंट्स में आए, नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है इंडिया के। तो अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट, इंडियन officials working in the Indian Embassy in USA, तो ये इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है? ऑब्वियसली इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, बिकॉज यूएसए में भले ही हैं बट इंडियन ऑफिशियल्स हैं। जैसे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के मैंने आपको बताया कि जो है वो उसमें हम उनको एक्सक्लूड करते हैं। सो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही हैं, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स ही हैं। नंबर 2, अगर मैं बात करूं, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे in India for 2 months. Got it? टूरिस्ट है, जापानीज का है, जापान से आकर हमारे इंडिया में रह रहा है, घूमने आया है, 2 मंथ्स के लिए स्टे किया है उसने, तो 2 मंथ के स्टे करने के लिए क्या रेजिडेंटशिप चेंज हो जाएगी? नो। सो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इंडियन रेजिडेंट। जापान का ही रेजिडेंट है वो, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूं, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज यात्रा के लिए अगर जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स, सो व्हाट हैपन? क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं? यस, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं? हज के लिए जा रहे हैं, मीन्स ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, तो वो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स ही हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट में बात करूं कि सपोज इंडियन एम्प्लॉई है, इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग इन WHO, यही मैंने बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेटेड इन इंडिया। ऑब्वियसली क्या होगा आप बताइए ज़रा, इसमें ये हमारे इंडिया, बिकॉज इंडियन है, एम्प्लॉय इंडियन है और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, WHO है बट इंडियन एम्प्लॉय है, इंडिया में है, सो यस, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट और ले लेंगे, 5th पॉइंट, दैट इज फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। अब कोई फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हमारे ताजमहल को देखने के लिए आया है, ऑब्वियसली घूमने के लिए आया है, तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल, किसी भी तरीके से नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है वो, बिकॉज वो घूमने के लिए आया है। वो हमारी कंट्री में ना तो उसका अर्निंग है, स्पेंडिंग ज़रूर है बट एक्यूमुलेशन नहीं है।
ठीक है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, सिटीज़न क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इसको ध्यान रखेंगे तो आप लोग इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। और कल मैं आपको इसके आगे जो इसके 6 गोल्डन रूल्स हैं, 6 गोल्डन रूल्स जो बेसिक, इसका 6 मेन जो गोल्डन रूल्स होते हैं आपके, जिनको करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को यूं इजीली कर पाएंगे, बहुत इजीली। तो 6 गोल्डन रूल्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।